आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बैंकिंग शब्दावली के बारे में, जिसके बारे में अक्सर आप न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ते होंगे। तो ये शब्दावली जो भी हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मौद्रिक नीति से संबंधित हैं। जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, उससे संबंधित है ये शब्दावली। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक दर की। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, उसको बैंक दर बोलते हैं। और ये बैंक दर यानी कि जो बैंक रेट है, जब रिजर्व बैंक से जिस रेट पर पैसा उधार लिया जाता है, तो ये कॉमर्शियल बैंक करते क्या है? इस पैसे का इस्तेमाल लोगों को पैसा उधार देने में करते हैं, ऋण यानी लोन देने में करते हैं। तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक से लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को वही पैसा उधार के तौर पर दूसरे लोगों को देंगे, तो इसका जो रेट होगा, यानी जो ब्याज बैंक लेंगे, जिन लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं, उन लोगों से जितना भी ब्याज लेंगे, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा, ये बैंक रेट से ज़्यादा होगा। क्योंकि रिजर्व बैंक से पैसा उधार दे रहे हैं, तो रिजर्व बैंक को यानी आरबीआई को जो भी ब्याज देना है, तो ब्याज कहाँ से देंगे? जब कॉमर्शियल बैंक दूसरे लोगों को पैसा उधार देंगे, तो उससे जो ब्याज लेंगे, तो उससे ज़्यादा लेंगे, उनका बैंक रेट ज़्यादा रहेगा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, इससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, मुद्रा की जो मात्रा है, उसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, उसकी मात्रा ज़्यादा पहुंच रही है, तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बैंक रेट बढ़ने की वजह से लोन लेना महंगा हो जाता है, ऋण को लेना महंगा हो जाता है। तो इस वजह से जो अर्थव्यवस्था है, उसमें पैसे की मात्रा, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही, यानी कि मुद्रा की जितनी मात्रा पहुंचनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं पहुंच रही है, और लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब बैंक रेट कम हो जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक को कम रेट में पैसा मिल जाएगा, और उस पैसे को फिर वो भी कम रेट में लोगों को उधार दे सकते हैं। तो इस वजह से जो बैंक रेट है, बैंक रेट जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में भी आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। रेपो रेट क्या होता है? जब कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए, नहीं कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो जो कम समय के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है अल्पकालीन, तो जिस रेट पर वो पैसा उधार ले रहे हैं, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और इसी से एक और शब्द जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जब रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, तो जिस रेट पर, जिस दर पर पैसा उधार ले रहा है, उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। तो ये जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, ये भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है वो कम है, यानी कि और ज़्यादा मुद्रा की मात्रा बाजार में पहुंचना चाहिए, तब क्या होता है? इस कंडीशन में रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को बहुत ही कम रेट पर, रेपो रेट जो होगा उसका वो कम कर दिया जाएगा। इससे क्या है कि लोन लेना आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसकी जो सप्लाई है उसको अगर रोकना चाह रहा, कम करना चाह रहा है, तो ज़रूरी है कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हैं रिजर्व बैंक से, अब उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो जब वो ज़्यादा ब्याज देंगे, तो फिर लोग यानी कि महंगा लोन लेने से बचेंगे। तो इस तरीके से रेपो रेट को बढ़ाकर जो मुद्रा की सप्लाई है, मुद्रा की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जा रही है, उसको पहुंचने से रोका जाता है। तो ये हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो। इसके बाद आते हैं कैश रिजर्व रेशो, जिसको CRR बोलते हैं। CRR के जरिए भी जो बैंक के जरिए, यानी जो व्यापारिक बैंक हैं अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा बढ़ाते या कम करते हैं, उसको
कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि एक तरीके से मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए CRR का इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार जितने भी व्यापारी बैंक हैं उनको अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत, अपने जो कुल जमा है उसका कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। और ये जो CRR है इसका जो परसेंट है, प्रतिशत है, इसको कम ज़्यादा करके मुद्रा की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को ज़्यादा करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में जो CRR है उसको कम कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है उसको कुल जमा का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होगा, बाकी लोन यानी कि पैसा उधार देने के लिए उसके पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल होगा, ज़्यादा उपलब्ध होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे को उधार दे सकता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर रिजर्व बैंक को मुद्रा की मात्रा को कम करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो CRR है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अब जो कुल जमा है उसका ज़्यादा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होगा सारे व्यापारिक बैंक को। ऐसी स्थिति में अब उनके पास पैसा उधार देने के लिए कम पैसा रहेगा। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मुद्रा की मात्रा को कम या बढ़ाया जा सकता है CRR की मदद लेकर। मान लीजिए कि जैसे जो कुल जमा है वो 1000 रुपये है। अब अगर 10% है CRR तो यानी कि 100 रुपये, 1000 का 10% 100 रुपये रिजर्व बैंक के पास रखना होगा, बाकी जो 900 रुपये हैं वो उधार दिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर इसको 20% कर दिया जाए CRR को, तब क्या होगा, इस स्थिति में 1000 का 20% यानी 200 रुपये CRR के तौर पे RBI के पास रखना होगा, बाकी जो 800 रुपीज़ है वो पैसा उधार दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो CRR का रेट है कम ज़्यादा करके मुद्रा की मात्रा को बाजार में, अर्थव्यवस्था में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, जो मैं बात कर रहा था व्यापारिक बैंकों की कुल जमा, यहाँ पर दो तरीके की जमाएँ होती हैं। एक होती है मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, और एक होती है सावधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट। ये क्या होती है, जब हम SBI और जब हम किसी भी बैंक में दो तरीके के खाते खोलते हैं यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो ऐसी स्थिति में हम हमारा जो भी डिपॉजिट है, हम जो भी अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उसको कभी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले से सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें पैसे की ज़रूरत है हम जाएंगे और बैंक से अपना जो भी पैसा है वो विड्रॉ कर लेंगे। ये कहलाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि हम जब भी मांग करेंगे, हम अपने पैसे की डिमांड करेंगे, बैंक हमको वो पैसा वापस कर देगा। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये जो दो खाते होते हैं, दो अकाउंट्स होते हैं बैंक में, ये टाइम डिपॉजिट होता है। क्योंकि जब हम पैसा फिक्स करते हैं तो हम बताते हैं कि हम कितने साल के लिए पैसा फिक्स कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उससे पहले हम पैसा नहीं निकालेंगे। तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, जो हमने मैच्योरिटी टाइम रखा है, तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तब हम पैसे को विड्रॉ करेंगे। तो ये टाइम डिपॉजिट हो गया। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट हर महीने, अगर एक महीने 1000 दे रहे हैं, जमा करना है, तो हर महीने 1000 रुपये ही जमा करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। और कितने साल तक डिपॉजिट करना होगा वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम चाहिए। तो जितना ज़्यादा के लिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, पीरियड जितना ज़्यादा होगा जो ब्याज की दर है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर पीरियड कम होगा तो ब्याज की दर कम हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा पीरियड रखते हैं तो आपको मिलने वाला जो ब्याज है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट नए अकाउंट में जमा करना होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, और जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाएगा आप इस पैसे को विद ब्याज विड्रॉ कर लेंगे। एक फ़ायदा और बताता हूँ यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का, इसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी कि इस साल आपको जितना ब्याज मिला है वो भी आपके अकाउंट में जमा है, अगले साल जो आपका मूलधन था, ओरिजिनल अमाउंट जितने डिपॉजिट किया था, उस पर तो ब्याज मिलेगा ही, और
पिछले साल जितना ब्याज मिला था उसके ऊपर फिर से ब्याज मिल जाएगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, जितने साल तक ब्याज डिपॉजिट रहेगा अगर उतने साल तक ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये जो बचत खाता होता है सेविंग अकाउंट, उसके ऊपर साधारण ब्याज ही मिलता है, यानी कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किया है तो हर साल, अगर वो कई सालों तक 1000 रुपये जमा है तो हर साल 1000 पर ही ब्याज मिलेगा। उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो आपके अकाउंट में जमा तो हो जाएगा, लेकिन अगले साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो ये हमारा हो गया CRR, जिसमें रिजर्व बैंक के हिसाब से, रिजर्व बैंक अधिनियम के हिसाब से जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी जो कुल जमाएँ हैं, कुल जमाएँ यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट है और टाइम डिपॉजिट है, उनका जो दोनों मिलाकर जो भी डिपॉजिट्स होती हैं कस्टमर्स के, उसका कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसको CRR बोलते हैं। इसके बाद एक और है SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात। इसके अंतर्गत क्या है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनको अपनी कुल संपत्ति का, यहाँ पर ध्यान देना है कि SLR के अंतर्गत अपने व्यापारिक बैंकों को अपनी संपत्ति का, कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग तरल रूप में अनिवार्य रूप से रखना होता है। CRR में क्या था कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, यानी जो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है उसका निश्चित भाग, कुल जमाओं का निश्चित भाग, और SLR में अपनी कुल संपत्ति का, टोटल प्रॉपर्टी का एक फिक्स जो भी प्रतिशत होगा वो तरल रूप में रखना जरूरी है। तो जब ये SLR का रेट होगा तो यानी कि जैसे ही इसमें वृद्धि की जाएगी, SLR के रेट को बढ़ा दिया जाएगा, वैसे बैंक को तरल रूप में अपने पास ज़्यादा रखना होगा, यानी अपनी कुल संपत्ति का जो तरल रूप है, तरल यानी कैश के फॉर्म में एक फिक्स अमाउंट रखना ज़रूरी है। तो जब ये तरल यानी ये कैश यहाँ पर जब रखेंगे, SLR की मात्रा को जो प्रतिशत इसको बढ़ा दिया जाएगा, तो तरल रूप में यानी पैसे को रखना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। उस स्थिति में बैंक को पैसा उधार देने के लिए जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मुद्रा की मात्रा जा रही थी उसको जाने से रोका जा सकता है। इसी तरीके से जब SLR का जो प्रतिशत है उसको कम कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि बैंक को अपना जो पैसा है वो SLR के अंतर्गत कम मात्रा में रखना होगा। जब कम मात्रा में रखना होगा तो उधार के लिए पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा और इस तरीके से वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देगा, यानी कि उधार के लिए पैसा फिर ज़्यादा उपलब्ध होगा और इस तरीके से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और है जिसको आपने सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं कि रिजर्व बैंक प्रतिभूति, अपनी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचता है। तो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जब रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचता है तो व्यापारिक बैंक उन प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंक के पास उधार देने के लिए पैसा उपलब्ध था, उस पैसे से बैंक ने प्रतिभूतियां खरीद लीं। इससे क्या होगा, उधार देने के लिए अब उनके पास पैसा कम है और जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है, तो RBI क्या करता है, इस प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेता है। इससे क्या होता है कि अब ऐसी स्थिति में जब रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को वापस लेगा तो बदले में, यानी एक हाथ से प्रतिभूति लेगा और बदले में रिजर्व बैंक उनको पेमेंट कर देगा व्यापारिक बैंक को। तो इस स्थिति में जबकि रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को वापस लेता है, तब रिजर्व बैंक जब पैसा देगा उसके बदले तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा और इस पैसे का इस्तेमाल वो लोगों को पैसा उधार देने में कर सकते हैं। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। यानी कि जब मुद्रा की मात्रा को कम करना है तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करता है कि प्रतिभूतियों को कमर्शियल बैंक को बेच देता है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है अपना पैसा प्रतिभूतियों में लगा देते हैं तो उधार देने के लिए पैसा कम रह जाता है। तो इतने तरीके से जो मुद्रा रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है उसको
नियंत्रित किया जाता है। ये तो बात हो गई मौद्रिक नीति की, और इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आती है। अब इसके अलग हटकर एक और चीज़ जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जिसको बोलते हैं NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स क्या होता है, इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझ लीजिए कि जब लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं और EMI के ज़रिए, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के ज़रिए, जब वो पैसा बैंक को बराबर देते रहते हैं, यानी कि जो किस्त है वो बराबर देते रहते हैं, उस वक्त तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो किस्त देना बंद कर दें कुछ महीनों तक, वो 2-3 महीने तक, यानी कि अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये NP हो गया, यानी कि अभी तक तो किस्त दे रहे थे और अब किस्त देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो जो बैंक ने पैसा लोगों को उधार दिया था वो पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही। तो अगर उस पैसे की रिकवरी ना हो पाए, EMI आना बंद हो जाए, तो जो पैसा बकाया रह गया है लोगों के पास बैंक के लिए, वो NPA है, यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये बैंक की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि इसमें बैंक का लाखों करोड़ रुपए फंस गया है NPA में, और इसकी वजह से बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं। बैंकों का काफ़ी आर्थिक नुकसान हो जाता है और उनकी जो प्रॉफिट है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, बल्कि वो लॉस में आने लगते हैं। और इसकी वजह से जो बैंक की इमेज है वो भी ख़राब होने लगती है, उनकी वो मार्केट वैल्यू भी कम होने लगती है, उनके जो शेयर्स के रेट हैं वो भी डाउन होने लगते हैं। तो ये NPA सबसे बड़ी समस्या है किसी भी व्यापारिक बैंक के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके बाय।